बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। शाम के वक्त गांव में हर तरफ खुनकी सी फैल जाती थी। सर्दियों की आमद थी, इसलिए गांव का माहौल कुछ खौफनाक सा हो जाता था। शाम होते ही जैसे ही मगरिब की अजानें सुनाई देती, वैसे ही सब अपने अपने घरों में छुप जाते और कोई भी बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। वजह क्या थी कोई भी नहीं जानता था। मुझे इस गांव में आए अभी चंद महीने ही हुए थे। मैं शहर में माली का काम करता था, फिर यहाँ गांव में मुझे ठेके पर काम मिल गया था, जिसकी आमदनी अच्छी थी। घर बार चलाने के लिए मैं गांव आ गया। महीने में एक बार मैं घर का चक्कर लगा लेता, बाकी सारा वक्त बागात की देखभाल करता रहता। क्योंकि मेरे मालिक बहुत खड़ूस थे, बात बात पर गुस्सा कर जाते। उनको अपने बागात बिल्कुल ठीक और सही सलामत चाहिए होते थे। उनका कहना था कि मैं 15वां माली हूँ। मुझसे पहले 14 माली यहाँ से काम छोड़कर जा चुके हैं और कुछ को मालिक ने निकाल दिया था, क्योंकि वो बागात की अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते। ये आम का बाग था और इसकी देखभाल करना मेरा काम था। मैं दिन रात यहाँ पर ही गुजारता। मैंने एक मर्तबा मालिक से पूछा कि ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर कोई भी माली टिकता नहीं। तभी मालिक कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे बागीचे में न जाने कौन माली की मौजूदगी में भी आम चोरी करके ले जाता था, जिससे मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ता। मैंने जितने आम बेचने का खुद से वादा किया होता था, उससे बहुत कम आम बिकते थे, जिस वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ता था। और यही वजह है कि मैंने बहुत से माली तब्दील किए हैं। मेरा मालिक गुस्से वाला जरूर था, मगर वो भी अपने हक पर था। अगर उसके आम ना बिकते तो तब भी उसे नुकसान उठाना पड़ता। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर कौन है वो जो बाग से आम चोरी करता है, और यही देखने के लिए मुझे 6 महीने का वक्त लग गया। उन 6 महीनों में मैं सिर्फ 6 मर्तबा घर गया था। मेरे छोटे बच्चे और मेरी बीवी तन्हा मेरा इंतजार करते रहते, मगर मेरी भी मजबूरी थी। तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए मुझे कड़वा घूंट पीना पड़ रहा था, न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घर वालों को भी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने बच्चों और अपनी बीवी को समझाया था कि अगर मुमकिन हुआ तो मैं उनको भी अपने साथ ले जाऊंगा और हम गांव में ही रिहाइश कर लेंगे। बस एक मर्तबा मेरी नौकरी पक्की हो लेने दो। मैंने भी सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी तरह इस चोर को पकड़ ही लूंगा। मालिक ने मुझे बागीचे के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले दिया था। 2 वक्त की रोटी मुझे मालिक के घर से ही आ जाती थी। मेरा काम सिर्फ बागीचे की नजर रखना, उसकी देखभाल करना और अपने कमरे में जाकर सोना था। मगर रात के वक्त भी मैं वक्तन फवक्तन उठकर बागीचे पर नजर रखता, क्योंकि मेरा कमरा बागीचे के बिल्कुल पास था। इसलिए कमरे की खिड़की में से मैं बाहर का सारा मंजर देख लेता। आज भी हर शाम की तरह मगरिब की अज़ानें होते ही सब अपने अपने घरों में घुस गए। मैं कमर पर हाथ रखे बागीचे में खड़ा इधर उधर देख रहा था। ये बाग बहुत बड़ा था। मेरे अकेले के लिए तो मुश्किल था इस बागीचे की देखभाल करना, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और तन्हा ही बागीचे की देखभाल करता रहा। इन 6 महीनों में मैंने अभी तक किसी को बागीचे से आम चोरी करते हुए नहीं देखा था। 6 महीने बाद आम की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। कल का दिन बहुत अहम था। मैं इधर उधर अभी भी नजर रखे हुए था। सारी रात में 1 मिनट के लिए भी नहीं सो सका, क्योंकि मुझे फिक्र थी कि कहीं रातों रात कोई आम चोरी करके ना ले जाए। मगर वहां पर तो कोई भी नहीं आया था। कोई दूर दराज से कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। मगर जिस रोज आम की खरीदो फरोख्त होनी थी, इससे एक रात पहले बहुत तूफान आया, मगर आम का एक दाना भी अपनी जगह से नहीं हिला। मुझे बहुत खुशी थी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। मुझे इस बात का हौसला था कि जब आमों की गिनती होगी तो मालिक खुश होकर मुझे हमेशा के लिए इस काम पर रख लेगा। अगले रोज आमों की गिनती होना शुरू हुई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि किसी तरह आम पूरे हो जाएं। मुझे इतना यकीन तो था कि कोई भी आम कम नहीं होगा, मगर फिर भी एक घबराहट सी थी, एक अजीब सा डर लग रहा था। और फिर ऐसा ही हुआ। आमों की गिनती मुकम्मल हुई तो मालिक खुशी से चहकता हुआ मेरे पास आया और आकर कहने लगा, तुमने तो इतने सालों में कमाल कर दिया जो कोई और माली नहीं कर सका। यहाँ से एक भी आम कम नहीं है। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी।
मालिक ने मुझे एक पेटी आमों की दी और कहने लगा कि अब से तुम ही इस बागीचे के माली हो, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हर महीने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दिया करूंगा, मगर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आमों के बागीचे का मालिक बहुत अमीर था और सखी दिल का भी था, मगर इतने सालों से उसका नुकसान हो रहा था, तभी वो खड़ूस हो गया था। दिल चाहता तो वो अच्छे से बात कर लेता और दिल ना चाहता तो वो किसी को मुंह ही नहीं लगाता था। मगर मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ अपना काम करना था। मैं आमों की पेटी अपने घर ले गया। मेरे बच्चे इतने आम देखकर हैरान रह गए और खुशी से चहकने लगे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी, देखो एक भी आम कम नहीं हुआ। मेरी बीवी भी ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मैंने भी वो दुआएं की थी। आयतुल कुर्सी पढ़ कर तुम पर और बागीचे पर दम करती रही। खुदा तुम दोनों को अपने अमान में रखे। देखो इसका सिला मुझे मिल ही गया। हम बहुत खुश थे। मुझे हफ्ते की छुट्टी मिली थी और हफ्ते बाद मुझे दोबारा से काम पर जाना था। इस पूरे हफ्ते में मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुशियां मनाई थी। हफ्ता कैसे पर लगा कर गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। हफ्ते के बाद मैंने फिर से कमर कस ली, क्योंकि 6 महीने मुझे फिर से मेहनत करनी थी। और ऐसा ही हुआ। मैं गांव वापस चला गया। दिन रात मेहनत करने लगा। अभी तो शुरू के दिन थे, इसलिए मैं कुछ पुरसकून था, मगर नजर अभी भी मेरे बागीचे पे ही थी। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं था जो आम चोरी करता। अभी तक तो मुझे इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी। मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। अभी आम का फल लगे 2 ही महीने गुजरे थे जब अचानक से एक दरख्त बिल्कुल खाली हो गया। अब उस दरख्त को अगले 6 महीने बाद ही फल लग सकता था। मैं एकदम से परेशान हो गया, क्योंकि पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ था। यहाँ पर तो हर दरख्त ही हरा भरा था, फिर अचानक से कैसे पूरा दरख्त आमों का खाली हो गया। मुझे तो हाथ पांव की पड़ गई थी। मैं मालिक को कैसे जवाब देता, उन्हें कैसे समझाता कि इस सब में मेरा कसूर नहीं है। मुझे फिक्र सताने लगी थी कि जो पिछली मर्तबा मैंने इतने पुरसकून तरीके से वक्त गुजारा, इस महीने तो मालिक मुझे छोड़ेगा नहीं। वो तो मुझ पे ही इल्जाम लगाएगा कि शायद चोर मैं ही हूँ, जिसने नौकरी पक्की होने पर आम चोरी कर लिए, कि अब कौन सा नौकरी छूट जाएगी। मैं वहाँ पर बैठा फूट फूट कर रोने लगा और इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई तो रास्ता हो जहाँ से मुझे मालूम हो जाए कि किसने ये आम चोरी किए हैं। मैं कम से कम उस चोर को ही पकड़ सकूं। तभी अचानक से मुझे अपने पीछे से खिलखिलाने की आवाज सुनाई थी। वो किसी लड़कियों की आवाज थी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे काफी घबराहट होने लगी। ये कैसे हो सकता था कि हंसी की आवाज भी मुझे अपने पास से सुनाई दे और वहाँ पर कोई मौजूद भी ना हो। मुझे एकदम डर लगने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया और आकर खिड़की में देखने लगा कि शायद कोई अब पीछे से आए तो मैं उससे पकड़ लूं, मगर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। रात जैसे तैसे करके काट ली। सुबह उठा तो एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। एक आम का दरख्त और गायब था। अब ये क्या नया माजरा था। मुझे फिक्र सताने लगी। आज मालिक का दौरा भी था। अब तो मुझे परेशानी हो रही थी कि मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा, उन्हें किस तरह समझाऊंगा कि ये दरख्त और उस पर लगा फल कहाँ चला गया। मैं मालिक को क्या समझाता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक से मालिक के आने की खबर मिल गई। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। मालिक जैसे ही आया मैंने उसे सब हकीकत बता दी और उसे बताया कि मुझे नहीं मालूम हुआ कि किस वक्त इस दरख्त से फल चला गया। मैं तो हैरान रह गया। मेरे देखते ही देखते फल अचानक गायब हो गया। मालिक भी अपना सर पकड़ के बैठ के और कहने लगा कि इसी बात की तो मुश्किल है, इसी बात की समझ नहीं आती कि फल जाता कहाँ पर है। मैं बहुत कोशिश करके देख चुका हूँ, खुद भी नजर रखी है कई मर्तबा, मगर फिर भी फल कहीं न कहीं गायब हो जाता है और ऐसे ही मेरा नुकसान होता है। मालिक भी अब गुस्से में आ चुका था। तभी वो कहने लगा कि मैं नहीं जानता, जहाँ मर्जी से ये फल लेकर आओ, ये सब तुम्हें ही भरने होंगे। मुझे काफी नुकसान हुआ था। मुझे अपने पैसों में से मालिक के लिए बाजार से कुछ फल खरीदना पड़ा, जो मुझे महंगा भी पड़ा। मैं निढाल हो चुका था, बेबस था, कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे इस बात का अफसोस था कि काश मैंने अपनी नजर कुछ ज्यादा तेज रखी होती। मैं आराम से ना बैठा होता तो शायद आज मुझे इतना नुकसान ना उठाना पड़ता।
जबकि इसमें मेरा कसूर भी कोई नहीं था। मैं जितनी नजर रख सकता था बहार पर मैंने उतनी नजर रखी, मगर फिर भी नसीब में शायद ये आजमाइश लिखी थी। मैं अब हर वक्त बागीचे पर ही नजर रखे बैठा रहता। जब वक्त मिलता बागीचे में चला जाता, उसकी देखभाल करता। एक रोज मैं वहाँ पर बैठा खाना खा रहा था कि अचानक से किसी की चीखने की आवाज ने मुझे अपने पीछे से सुनाई दी। मैं एकदम डर गया और जैसे ही आवाजों की सिमत भागा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन इतना ज्यादा वहम नहीं हो सकता था। वापस अपनी जगह पर आया तो हैरत से आंखें भटी की भटी रह गई, क्योंकि वहाँ पर मेरी रोटी और सालन नहीं था। अब तो मैं सर पकड़ के बैठ गया था। ये चोर आखिर चाहता क्या था? अब मेरे लिए रोटी और सालन कहाँ चला गया? मैं सर पकड़े बैठा था कि जब अचानक से मुझे अपने कानों के पास अपने नाम की आवाज सुनाई दी। कोई लड़की कह रही थी, क्या हुआ, भूख लगी है क्या? लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए तो तुम्हारे बाग के फल और तुम्हारी रोटियां खा लेती हूँ। मैंने एकदम चौंक कर जैसे ही अपने आसपास देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। ये क्या माजरा था? ये कौन था जो मेरे आसपास भटक रहा था? मैंने सोच लिया था कि मैं इस हकीकत का पता लगा कर रहूंगा कि आखिर इस बागीचे में मसला क्या है, क्योंकि यहाँ से लोग बाहर बार बार भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टिके काम नहीं करता। पहले 6 महीने तो बहुत सुकून से गुजरे थे, मगर अब 6 महीने मेरे बहुत मुश्किल होते जा रहे थे। अभी तो दूसरा महीना गुजर रहा था। नित नए मसले मसाइल मेरे सामने आकर खड़े हो रहे थे। इन सब के साथ तो मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता था। मजबूरन मुझे भी ये काम छोड़कर जाना पड़ता, और फिर मैं जाकर क्या काम करता, क्योंकि मैं वहाँ पर सारे काम छोड़ आया था। दोबारा से नए सिरे से सब काम शुरू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और इसमें मुझे बहुत मुश्किलात भी उठानी पड़ती। बागीचे के साथ एक और बागीचा भी था। मैं उसके मालिक के पास गया और जाकर कहने लगा कि इस बागीचे में कोई मसला है क्या? क्यों यहाँ से माली हर दूसरे रोज भाग जाते हैं? यहाँ से अक्सर फल गायब हो जाता है, क्या वजह है? कुछ मालूम है क्या? तो वो पहले गहरी सोच में चला गया और मुझे बहुत हैरत से देखने लगा और कहने लगा, यहाँ पर नई हो क्या? मैंने कहा कि हाँ, मैं शहर से यहाँ पर इस बागीचे की देखभाल करने के लिए आया हूँ, मगर पिछले 6 महीने में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा सुना था। मगर अब इन 6 महीनों में भी दूसरा महीना भी नहीं गुजरा कि मेरा फल चोरी होने लग गया। कभी मेरी रोटी चोरी हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा और मैं खाली हाथ लेकर कहाँ जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तभी पहले वो खामोश रहा और इधर उधर देखने लगा, फिर थोड़ा मेरे करीब हुआ और कहने लगा, तुम जितनी जल्दी हो सके ये बागीचा छोड़कर चले जाओ। इस बागीचे पर तो साया है, यहाँ पर चुड़ैलों का साया है। वही जिन जातियाँ लोगों को तंग करती हैं, कभी उनका खाना खा लेती हैं तो कभी फल चुरा लेती हैं। सुनने में आया था कि बागीचे के मालिक ने वो दरख्त कटवा दिया था जिसपे वो जिन जातियाँ रहती थी। इसी का बदला लेने के लिए वो इस बागीचे का नुकसान पर नुकसान करती हैं। मुझे काफी हैरत हुई। ये बात सुनकर मैं उन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो हसद में ये सब कह रहा है, क्योंकि उसका बागीचा इतना खास हरा भरा नहीं था जितना मेरे मालिक का भरा हुआ था। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और सर झटक के वहाँ से आगे बढ़ गया। गांव में इधर उधर टहलने लगा कि शायद कहीं से कोई रास्ता नजर आ जाए, कोई ऐसा जरिया जिससे मुझे मालूम हो जाए कि चोर कौन है और किस वक्त किस तरह चोरी होती है, क्योंकि गांव इतना बड़ा नहीं था, इसलिए हर कोई एक दूसरे को जानता था। ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरा तो मैं एक जगह पर थक कर बैठ गया। थोड़ी दूर एक फकीरनी बैठी हुई थी। वो मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि क्यों परेशान होते हो, खुदा पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने हैरत से उस फकीरनी को देखा और उससे कहा कि तुम कौन हो? तभी वो कहने लगी कि मैं अल्लाह वाली बनती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें किस बात की परेशानी है? अगर चोरी होती है तो ये सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। कोई भी तुम्हें तुम्हारे रिस्क से नहीं दूर कर सकता। जब तक खुदा न चाहे, रिस्क का वादा तो खुदा ने खुद किया है। फिर तुम्हें इन इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा रिस्क है तुम्हारे तक हर हाल में पहुंच जाएगा। अगर तुम ऐसे परेशान होगे तो ये खुदा की नाशुक्री होगी, कुफर होगा, मायूसी कुफर है। मैंने हैरत से उस औरत की तरफ देखा।
जिसने मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी थी। मैंने उससे कहा कि मालिक का बहुत नुकसान हुआ है, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर माजरा क्या है, कौन है वहाँ पर जो चोरी करता है। तभी वो फकीरनी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मत पड़ उनके चक्रों में, वो तुझे भी हलकान कर देंगी। जो भी उनको ढूंढना चाहता है वो खुद ख्वार होकर रह जाता है, मगर वो किसी के हाथ नहीं आती। वो जिन जातियाँ हैं, शरारती हैं और जुड़वा है, लेकिन तू फिक्र न कर, वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हाँ, वो शरारत करती हैं तो घबराया मत कर। अगर वो तेरा कुछ उठा कर ले जाएं तो खुदा के हवाले कर दिया कर और ये समझा कर कि तूने खुदा की राह में दे दिया। ये दूसरा फर्द था जो ये कह रहा था कि वहाँ जिन जातियाँ रहती हैं। मुझे उस शख्स की बातों पर तो यकीन नहीं आया था, मगर इस फकीरनी की बातों पर यकीन करने को न जाने क्यों दिल बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि हाँ, इसकी बातों पर यकीन कर ले। मैंने उस फकीरनी की बातों पर यकीन कर लिया। वो अपनी जगह से उठी और मेरे हाथ में कुछ पकड़ा कर वहाँ से चली गई। मैंने दूर तक उसका पीछा किया, तब तक जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मैंने जैसे ही अपनी मुट्ठी खोलकर देखी तो उसमें एक सिक्का था जो खोटा था। मैंने उसकी अपनी मुट्ठी में बंद किया और उठकर अपने बागीचे की तरफ फिर से चला गया। मैंने इस सिक्के को एक साफ रुमाल में बांध दिया और उसको अपने साथ रखने लगा। जहाँ जाता उसको अपने साथ लेकर जाता। इस सिक्के को अपने पास रखने से ये आफाका हुआ था कि अब जब भी कोई मेरे आस पास होता मुझे इससे पहले ही एहसास हो जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ था। मगरिब की अजान होते ही हर तरफ अंधेरा छाने लगा, चारों ओर खामोशी सी छा गई थी। तभी मुझे अंदाजा होने लगा कि आसपास कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही अंधेरा छाया, अचानक से एक दरख्त जोर जोर से हिलने लगा। मैं छुपकर सब नजारा देख रहा था। एक हवा का झोंका सा उस दरख्त के आसपास से होकर गुजरता और फिर एकदम दरख्त जोर जोर से हिलने लग जाता। मैं इस सब को बहुत गौर से देख रहा था। तभी अचानक से दरख्त के पीछे से दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां, जिनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी थीं, दरख्त के पास आईं और दोनों दरख्त पर चढ़ने लगी। वो जवान लड़कियां थीं और उनकी फुर्ती देखकर मैं हैरान रह गया। वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ी और जल्दी जल्दी आम उतारने लगी और खाने लगी। मैं चुपके से उनके पीछे गया और जाकर मैंने उन दोनों को पकड़ लिया। मैंने गुस्से से कहा, तुम दोनों नीचे उतरो, तुम दोनों ही चोर हो और चोरी करती हो, आज पकड़ी गई हो, जल्दी से नीचे उतरो। वो मुझे वहां पर देखकर एकदम चौंक गई और एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी अचानक से मुझे कहने लगी कि वो तुम्हारे पीछे क्या है। मैंने भी एकदम डर गया था और मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मैंने गुस्से से दरख्त के ऊपर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर भी कोई नहीं था। इधर उधर देखा तो सारी जगह साफ थी। वो दोनों लड़कियां कहाँ चली गईं? मुझे तो यही सोच सोचकर हैरत हो रही थी कि दोनों लड़कियां कहाँ जा सकती हैं। भागने में भी वक्त लगता है और भागते हुए भी तो कोई नजर आना चाहिए। मैं एकदम डर गया। मुझे उस फकीरनी की बात याद आने लगी जिसने मुझे बताया था कि यहाँ पर जिन जातियाँ रहती हैं। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। मैं भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गया। ये क्या माजरा था? इतना खौफनाक मंजर तो मैंने कभी नहीं देखा था। कमरे की खिड़की के दरवाजे भी मैंने बंद कर दिए, क्योंकि आज पहली मर्तबा मुझे इतना खौफ आ रहा था। उस कमरे के अलावा वहाँ पर और कोई जगह नहीं थी। मुझे बाथरूम भी अक्सर मस्जिद के बाथरूम में जाकर करना पड़ता था। मेरे लिए मुश्किल दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा यहाँ पे रहना मुश्किल तरीन होता जा रहा था। सुबह होते ही मैंने उस सिक्के को अपने पास पकड़ा और डरते डरते बागीचे में चला गया। आज मालिक का दौरा था। मालिक जैसे ही आया तो मुझे कोने में बैठे देखकर परेशान हो गया और कहने लगा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? क्या फिर से कोई आम चोरी हो गई? मैंने उससे कहा कि नहीं, आम तो कोई चोरी नहीं हुआ, मगर चोरी करने वाली लड़कियां पकड़ी गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मेरे हाथ नहीं आ सकी। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया और वहां से भाग गई। मगर हैरत की बात ये थी कि वहां से भागती हुई लड़कियां भी मुझे दिखाई नहीं दी थी, जबकि भागने में भी कुछ वक्त लगता है। मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़कियां वहां से गायब हो चुकी थी। मालिक एकदम गहरी सोच में चला गया और कहने लगा, इसका मतलब है कि वो दोनों लड़कियां गांव की हैं। हम गांव के हर बाशिंदे की लड़कियों को बाहर निकालेंगे।
तुम उनमें से लड़कियों को पहचानना कि वो दोनों लड़कियां कौन है। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। बेटियों की इज्जत तो हमारा फर्ज था, फिर मालिक इस तरह कैसे कर सकता था। मैंने मालिक से कहा कि नहीं, आप सारे गांव की लड़कियों को इकट्ठा मत करें, इस तरह उनकी भी बेइज्जती होगी। उनके माँ बाप पर कितना बुरा असर पड़ेगा जिनको 7 पर्दों में रखते रहे हैं। आज एक चोर की वजह से वो किसी तरह बेपर्दा हो जाएंगी, तो ये सब नामुनासिब है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं उन लड़कियों को पहचान लूंगा। अगर वो फिर दोबारा नजर आई तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा, आप फिक्र मत करें। मगर मालिक की एक ही जिद थी कि नहीं, वो ये सब करेगा, वो सब लोगों की बेटियों को बाजार में इकट्ठा करेगा। मैंने उससे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उसने मेरी एक भी ना सुनी। आखिर को मालिक था और एक मालिक की बात कैसे सुनता। तभी मालिक ने अपनी मर्जी की और गांव के सरदार के पास चला गया। गांव का सरदार भी बहुत बदलिहाज था, इसलिए उसने भी इजाजत दे दी कि जिसका जो दिल चाहता है वो कर सकता है। अगर तुम्हारे बागीचे में से फल चोरी हो रहा है तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम चोर की तलाश करो, और इसके लिए बेशक जो मर्जी तरीका अपनाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो चौधरी की बात पर भी हैरत हो रही थी कि वो कैसा सरदार था। उसको अपने गांव की लड़कियों की इज्जत की कोई खबर नहीं थी और ना ही उनका ख्याल था। गांव की लड़कियों की इज्जत उसकी अपनी बेटियों की इज्जत जैसी थी। लेकिन न जाने क्यों सरदार ने और बाग के मालिक ने इस बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था ये सोच सोच कर कि जहाँ लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती वहाँ पर कारोबार कैसे हो सकता था। मालिक ने चौधरी की इजाजत मिलते ही पूरे गांव की लड़कियों को इकट्ठा कर लिया और मुझे अंदर बुला लिया। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंखें ही उठा लूं। मालिक मुझे बार बार कह रहा था कि इनमें से बताओ कि कौन है, मगर मैं चेहरा नीचे किए ही कह रहा था कि इनमें से कोई भी नहीं है। तभी मालिक कहने लगा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी वो कहने लगा कि तुमने तो नजरें उठाकर एक दफा भी नहीं देखा। तभी मैंने मालिक से कहा, क्योंकि इन जैसी ही 2 बेटियां मेरे घर पर भी हैं। आज मैं किसी की बेटी पर नजर उठाकर देखूंगा तो कल को कोई भी मेरी बेटियों पर भी नजर उठाकर देखेगा। आपके घर में भी बेटियां होंगी, चौधरी के घर में भी बेटियां हैं, फिर उसके बावजूद आप लोगों ने ऐसे भरे बाजार में गांव की सब बेटियों को इकट्ठा करके अच्छा नहीं किया। मालिक मेरी बात पर शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगा और कहने लगा कि मेरे बागीचे में हर दफा चोरी होती है और तुमने उन 2 लड़कियों को चोरी करते हुए देखा है, फिर भला मैं कैसे उन लड़कियों को ना पकड़ूं? मैंने मालिक से कहा कि अगर आपको उनको पकड़ना ही है तो अपने बागीचे पर नजर रखें, ना कि लोगों के घरों पर। मेरी इतनी बात कहने पर मालिक एकदम गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मैं सब जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने हैरत से मालिक की तरफ देखा और सोचने लगा कि मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं जिस पर गुस्सा किया जाए। मैंने तो हकीकत बात बताई है, जो सच है वही बताया है। फिर इसके बावजूद किस तरह मालिक मुझ पर गुस्सा कर सकता है और चिल्ला सकता है? मैंने तो कोई गलत बात की हो तो फिर भी मालिक मुझ पर गुस्सा करे। खैर, शाम होते ही सब लड़कियों को उनके घरों में भेज दिया गया। 2 लड़कियां जो बार बार जाते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अचानक से दोनों लड़कियों पर मेरी नजर पड़ी तो दोनों लड़कियां मुझे ही देख रही थी। उन दोनों लड़कियों को पहचानने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही 2 लड़कियां थी जो दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ रही थी। मैं एकदम अपनी जगह पर रुक गया, वो भी अपनी जगह पर रुक गई थी। शायद वो इसी इंतजार में थी कि मैं उन लोगों को रोककर मालिक को सब बता दूं। मगर मालिक ने जो हरकत की थी उसके बाद तो मैं जानते बूझते भी मालिक को कुछ ना बताता, क्योंकि मुझे मालिक का बहुत अफसोस था कि उससे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल मैंने सर झटका और अपने काम पर वापस चला गया। अगली सुबह होते ही मैं जैसे ही बागीचे में दरख्तों को पानी देने के लिए गया तो उसी दरख्त के पास से लड़कियों की आवाजें आने लगी, जैसे वो दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही हो। मैं थोड़ा आगे गया तो वो दोनों लड़कियां वहां पर ही खड़ी थी। मुझे देखते ही एकदम चौंक उठी और मैं भी एकदम घबरा गया। वो मेरे पास आकर रुकी और कहने लगी, तुमने हमें पकड़वाया क्यों नहीं? तो मैंने उन्हें कहा कि तुम लोग भी मेरी बेटियों जैसी हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दोनों ही ये काम छोड़ दो। ये बुरी हरकत है। चोरी करने वालों के लिए तो इस्लाम में यहाँ तक हुक्म है कि उनके हाथ काट दिए जाएं। मैंने मालिक को क्यों सच नहीं बताया
ये मेरा मामला है, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, तुम दोनों छोटी हो, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ लोगी। तभी वो दोनों फूट फूट कर रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी, आज ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हमारा बाप हमारे सर पर साया रखे खड़ा है। उस मालिक ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। हम उस दरख्त पर रहती थी अपने अब्बा और अम्मा के साथ, मगर उस मालिक ने उस दरख्त को आग लगवा दी। मेरे अब्बा और अम्मा उसमें जलकर राख हो गए और हम दोनों बहनें बची। हमारा हंसता बसता घर था जो उस मालिक ने बर्बाद कर दिया। फिर तुम खुद बताओ कि हम उस पर इससे बदला भी ना लें। हमें खुशी मिलती है जब ये परेशान होता है कि उसके आम कम क्यों हो गए। हमसे जो उसने छीना है, हमारा जो इसने नुकसान किया है, वो नाकाबिले तलाफी है। ये हमसे माफी भी मांग ले तो हम इसे माफ नहीं करेंगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो हकीकत में जिनजादियां थीं। अब तो मुझे भी घबराहट हो रही थी। मैं उनके पास खड़ा होकर डर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी यहाँ पर गिर जाऊंगा। मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी उनकी कहानी सुनकर, मगर एक खौफ सा भी था और ये खौफ फितरी था। मैंने डरते डरते उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आई हो। तभी वो कहने लगी कि हम लोग जिनजादियां हैं। हम जिसे भी ये बात बता दें वो हमसे घबरा कर डर कर भाग जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमसे डर कर नहीं भागोगे, हमें समझोगे। तुम्हारे पास हमें अपने अब्बा की खुशबू आ रही है, इसीलिए तो हम तुम्हें इतना तंग नहीं करती। लेकिन न जाने क्यों उस मालिक के नुकसान करके हमें बहुत खुशी महसूस होती है। मैंने डरते डरते उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों अच्छी लड़कियां होके अपने अम्मा अब्बा का नाम ऐसे खराब करोगी तो लोग क्या सोचेंगे। लोग पहले ही जिन्नात से डरते हैं और फिर जब तुम लोग ऐसी हरकतें करोगी तो लोग मजीद डरना शुरू कर देंगे। जबकि जिन्नात सब एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। जैसे तुम दोनों नेक लड़कियां हो। मेरी बात मानो तो छोड़ दो उसको, उसका खुदा मालिक है, वो उससे उसका बदला जरूर लेगा। उसने जो तुम्हारा नुकसान किया है वो मैं भर तो नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर कभी भी तुम दोनों को मेरी जरूरत महसूस हो तो तुम मेरे पास चली आना। मैं तुम लोगों को कभी खाली हाथ नहीं भेजूंगा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, क्या हम उससे माफ नहीं करना चाहते? हमारा दिल चाहता है कि हम उसे भी ऐसे ही खत्म कर दे जैसे उसने हमारे अब्बा को खत्म किया, हमारी अम्मा को मारा। मगर हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम उसे बगैर इजाजत के खत्म कर सकें। इसलिए हम उसे तंग करते हैं ताकि उसका नुकसान हो और उसे इस बात का अंदाजा हो कि उसने हमारे साथ कितना बुरा किया है, उसने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है। मैंने उन दोनों लड़कियों को समझाया कि देखो, हम अक्सर औकात अपना बदला तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वो मामलात हमारे तक रह जाते हैं। हमारा ये करना बेहतर होगा कि हम अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। उस पर यकीन रखो, जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारे लिए कोई न कोई रास्ता भी निकाल देगा। बस उस पर भरोसा करो और छोड़ दो इस जिद को जो तुम लोगों ने पाल रखी है। मगर उन दोनों लड़कियों की एक ही जिद थी कि हम उसको खत्म करके रहेंगे, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं क्या कर सकता था? मेरा काम सिर्फ समझाना था, आगे उनकी अपनी मर्जी थी। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम लोग उसका नुकसान करोगे तो मेरा भी नुकसान होगा। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मेरी भी 2 जवान बेटियां हैं, घर में बीवी है, उनके लिए भी मुझे ही कमाना पड़ता है। और फिर जब मेरी ही कमाई नहीं होगी तो वो कैसे खाए पिएंगे? अपनी तरफ देखो और उनकी तरफ देखो, वो भी एक हिसाब से तुम लोगों जैसी हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम जैसे ही कई लड़कियां भूखी रह जाएं? वो दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगी और कहने लगी कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये हमारा वादा है कि हमारी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही तुम्हारी औलाद को, लेकिन हम अपना बदला खुद लेकर रहेंगे। इतना कहकर वो अचानक से गायब हो गई और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। मैं इधर उधर घबरा कर देखने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। मैंने पहली मर्तबा इस तरह का वाकया अपनी नजरों के सामने देखा था। मुझे घबराहट हो रही थी। मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे कदम किसी ने बंद कर दिए थे। कोई मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। मैं जानता था कि ये जिनजादियों का ही असर है, मगर मैं अभी कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए खामोश रहा और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, क्योंकि जुबान तो बोलने से नकारा थी। आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ वक्त ही गुजरा था
कि अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे वजूद को किसी ने छोड़ा है, किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरा चैनल एक झटका खाकर जमीन बोस हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किस तरह इस सब को नजरअंदाज करूं और फिर अपने काम पर तवज्जो दूं। अब मेरा काम पर तवज्जो देना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैं अपने घर वापस जाना चाहता था, अपने बीवी बच्चों के पास जाना चाहता था, लेकिन अब उन दोनों लड़कियों से भी वादा कर चुका था कि अगर उनको मेरी मदद की जरूरत होगी तो वो मुझे अपने पास बुला सकती हैं। मगर वो जो कर रही थी वो गलत था। मुझे उन्हें किसी न किसी तरह रोकना था, वरना उनकी जिद में न जाने और कितने लोगों के घर खराब होते। उनकी जिद बहुत से लोगों को ले डूबती, लेकिन उनको समझाना बहुत बड़ा मरहला था जो कम से कम मेरे अकेले का काम नहीं था। इसलिए अगली सुबह होते ही मैं एक इमाम मस्जिद के पास चला गया और उससे जाकर सारा जिक्र कर दिया। इमाम मस्जिद कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या करना होगा, तुम क्या करना चाहते हो, किस तरह उन दोनों लड़कियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हो। मैंने इमाम मस्जिद से कहा कि वो दोनों लड़कियां बुरी हरगिज नहीं हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि वो बुरे कामों में पड़े और उनको खुदा की तरफ से कोई सख्त अज़ाब झेलना पड़े। वो मासूम हैं, बस अपने ऊपर गुजरा बुरा वक्त नहीं भूल पा रही, जिसका बदला वो चौधरी और मालिक से लेना चाहती है। मैं उनकी भलाई के लिए चाहता हूँ कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भेज दिया जाए, ताकि फिर वो कभी दोबारा इन कामों में ना पड़ सकें और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। उनकी जिम्मेदारी कुछ और है, मगर वो कुछ और कामों में लग गई हैं और मेरी यही जिम्मेदारी है कि मैं उनको सीधा रास्ता दिखाऊं। इमाम साहब मेरी बात मान गए। वो मेरी बात समझ सकते थे। उन्होंने ना तो मेरी किसी बात का मजाक उड़ाया और ना ही मेरी किसी बात को रद्द किया। उनका भी यही मानना था कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वो मेरे साथ चल पड़े और कहने लगे कि मुझे इस जगह पर ले जाओ जहाँ वो रहती हैं। मैं इमाम मस्जिद को लेकर वहाँ पर चला गया। बागात में जाते ही इमाम साहब अपनी जगह पर रुक से गए थे। मैं हैरत से इमाम साहब को देखने लगा और उनसे कहा कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है। तभी वो कहने लगे कि उन जिनसादियों का वजन बहुत ज्यादा है, मैं इतना ज्यादा भार नहीं उठा सकता। ये मुझ अकेले के बस की बात नहीं है। उन पर जो जुल्म हुआ है उसके बाद वो ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। उनमें जुनून सा आ गया है। मैं अकेला अगर उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करने लगूंगा तो मुझे भी नुकसान होगा। इसलिए बेहतर है कि तुम साथ वाले गांव से एक और इमाम मस्जिद को बुला लो, ताकि हम दोनों मिलकर उन लोगों का खात्मा कर सकें या उन लोगों को यहाँ से कहीं दूर भेज सकें। मैं इमाम मस्जिद की बात समझ सकता था। हर एक के बस की बात नहीं थी उनके साथ गुजारा करना। मैंने इमाम मस्जिद से कहा कि ठीक है, मैं साथ वाले गांव से दूसरे इमाम मस्जिद को बुला कर लाता हूँ। तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए और मेरे बागीचे का ख्याल रखिएगा। मैंने अपने कमरे में बिठाकर वहाँ से चला गया। इमाम मस्जिद वहाँ पर ही रहे और मैं दूसरे गांव रवाना हो गया। मुझे वापसी होते होते शाम हो चुकी थी। मगरिब की अज़ानें होते ही गांव सुनसान पड़ गया था। हर तरफ अजीबो गरीब जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। रास्ते भी सब सुनसान थे। बत्तियां बुझी हुई थीं और दरख्त ही दरख्त हर तरफ फैले हुए थे, जिन्होंने रास्ते को छुपा रखा था। रात के अंधेरे में मुझे पहली मर्तबा कुछ खौफ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। क्या मुझे ये सब करना चाहिए या नहीं? उन दोनों जिनसादियों को नुकसान पहुंचाना तो बेहतर नहीं था, लेकिन उनसे किसी न किसी तरह तो छुटकारा हासिल करना था। फिर अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। अगर मैं उनको इसी तरह दिखाता तो वो हमेशा उल्टे काम करती रहती और फिर आखिरत में लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि जिनसादियां किसी मुश्किल में पड़े, खुदा के सामने उन्हें नजर झुकानी पड़े। वो दोनों अच्छी बच्चियां थीं, बस भटक गई थी। उनको सीधा रास्ता दिखाना मेरा अव्वलीन फरीजा था। मैं इमाम मस्जिद के साथ चलता चलता सोच रहा था कि तभी इमाम मस्जिद ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगे कि यहाँ से मुझे जिन साथियों की बदबू आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो हमारे आसपास हैं। इमाम मस्जिद की बात सुनकर मैं एकदम घबरा गया। मारे खौफ के मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। पहले तो इधर उधर देखने की हिम्मत ना पड़ी, मगर फिर मैंने नजरें उठाकर इधर उधर जांचा कि शायद कोई यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। थोड़ी देर गुजरी थी कि रास्ते में फिर से अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। इमाम मस्जिद कहने लगे कि यहाँ पे तो कोई और है, जल्दी से यहाँ से चलो। मैं दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा तो फिर हमें पीछे से आवाज सुनाई दी,
जिन्होंने हमारा नाम लेकर कहा कि मत करो इस तरह, वरना बहुत बुरे फंस जाओगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कहीं मैं भलाई करता करता अपना ही नुकसान न कर बैठूं। यही बात मुझे सताए जा रही थी। मेरे घर में भी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता? मेरी बीवी अकेली रह जाती। मुझे उन सब का भी सोचना था। मैं जल्दी जल्दी अपने गांव पहुंचा। इमाम मस्जिद को साथ लिया, लेकिन एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही बागीचे में पहुंचा तो वहां पर इमाम मस्जिद इस दुनिया से जा चुके थे। उन जिन साथियों ने उन इमाम मस्जिद को भी नहीं छोड़ा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उन जिन साथियों ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही हल था कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं और कभी वापस ना आऊं, क्योंकि वो जिन साथियां बहुत गुस्से में थी और यकीनन मुझे भी हला कर देती। रातों रात ही मैंने इमाम मस्जिद को लिया और गांव से हमेशा हमेशा के लिए शहर वापस आ गया। मेरी बीवी ने मुझे देखा तो काफी परेशान हुई और देखकर मुझे कहने लगी, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? मैंने उसे सब हकीकत बता दी और कहा कि दुआ करो कि वो हमें कुछ ना कहे। तभी वो कहने लगी कि परेशान ना हो, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुमने जब किसी का नुकसान नहीं किया तो भला तुम्हें कोई कुछ क्यों कहेगा? मगर मुझे फिर भी डर था इस बात का। मैं रात होते ही अपने घर में सुकून से सो गया। ऐसे लग रहा था जैसे ये सुकून मैंने बहुत अरसे बाद देखा हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि अभी तक इतनी खामोशी क्यों है। शायद ये तूफान के आने से पहले वाली खामोशी थी और ये बात हकीकत थी। तूफान आने वाला था जो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे पूरा हफ्ता हो गया था मैं अपने ही घर में डर डर कर फिर रहा था, जैसे वो दोनों बहनें मेरे घर आएंगी और सब तबाह कर देंगी। एक रोज मुझे और मेरी बीवी को घर से कुछ दूरी पर जाना पड़ा। हमारे बच्चे घर पर थे। मैंने अपने बच्चों से कहा कि यहाँ पर एहतियात से रहना, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। मेरे बच्चे मान गए। हम दोनों मियाँ बीवी घर से दूर आए, मगर अभी भी मेरा सारा ध्यान घर पर था। मैं बार बार अपनी बीवी से कह रहा था कि अब हमें घर चलना चाहिए, बच्चे घर पर अकेले हैं। मेरी बीवी मुझ पर गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? जब छोड़ आए हो सब कुछ तो फिर अब क्यों परेशान होते हो? तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अब तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी रोज रोज की परेशानियों से। मैं अपनी बीवी के इस तरह गुस्सा करने पर खामोश हो गया। वो शायद समझ नहीं पा रही थी जो मैं समझ रहा था। जिस बात का मुझे डर था, शायद वो इस बात को लेकर डर नहीं रही थी। रात होते ही हम घर पहुंचे तो हकीकतन हमारी जिंदगी में एक तूफान आकर गुजर चुका था। मेरी दोनों बेटियां घर से गायब थीं। मैंने जब अपने बच्चों से पूछा कि बहन कहाँ गई है, तभी वो कहने लगा कि वो बाहर गई तो बाहर 2 औरतें थीं, वो उनके साथ चली गई है। कहाँ गई है कुछ मालूम नहीं, बस इतना कहकर गई थी कि हम ये साथ वाले पार्क में जा रहे हैं। मैं और मेरी बीवी जल्दी से उस पार्क में गए तो हमारी बेटी वहाँ पर 2 लड़कियों के साथ खेल रही थी। मैंने खुलकर सांस लिया और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और जल्दी से अपनी बेटियों के पास गया और उनसे कहा कि मैंने मना किया था ना कि पूछे बगैर घर से बाहर मत निकलना, कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, मगर फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी बड़ी हो गई हो कि बाप की बातों को नजरअंदाज कर दो। वो मेरे गुस्से से डर गई। तभी अचानक से हमें पीछे से आवाज सुनाई दी। क्या हो गया है? वो हमारे साथ खेल रही थी। हमें तो जानते ही हो, हमें कौन सा नहीं पहचानते जो इस तरह गुस्सा हो रही हो। मैंने जैसे ही चौंक कर देखा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही 2 लड़कियां थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने जल्दी से अपनी बेटियों को पीछे छुपा लिया और कहा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़ आया था, फिर तुम दोनों मेरे पीछे क्यों मौजूद हो? मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी तुम दोनों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। तभी वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा है कि तुमने हमारा नुकसान किया है? हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मुलाकात के लिए आए थे। तुमने हमें सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की, मगर हमें सीधा रास्ता दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम उल्टे रास्ते पर चल पड़े। मगर फिर एक रोज हम दोनों बहनों ने बैठकर सोचा कि अगर हम तुम्हारे बताए गए रास्ते पर चल पड़े तो फायदा हमारा ही है, और फिर हमने ऐसा ही किया। हम वो जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आए हैं और तुम्हारे पड़ोस में ही हमने घर खरीद लिया है। अब हम यहाँ पर ही रहेंगे। तुमने भी तो कहा था कि जब जब मेरी जरूरत होगी तब तब मैं तुम्हारे पास हूँगा। अब जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम आ जाओगे ना,
क्योंकि हमें भी किसी बड़े की जरूरत है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उनसे कहा कि हाँ जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी और अपने गुस्से को काबू में रखोगी। तभी वो कहने लगी कि हाँ ठीक है, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी, और ना ही तुम्हें, और हमेशा अपने गुस्से को भी काबू में रखेंगे। बस तुम हमारा साथ कभी मत छोड़ना। हम तुम्हारे साथ कभी कभी मिल लिया करेंगे, तुम्हारे बच्चों के साथ कभी कभी खेल लिया करेंगी। हमारा यहाँ पे और कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम्हारे बच्चों के साथ हम खेल सकते हैं? मेरा दिल तो घबरा रहा था, लेकिन अब इतना बड़ा वादा किया था, निभाना तो था। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि हाँ, तुम लोग मेरे बच्चों के साथ खेल सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह आज भी वो हमारे साथ रह रही हैं, मगर कभी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जरूरी नहीं है कि ये मखलूकात बुरी ही हो, इनको बुरा बनाया जाता है उनके साथ बुरा सलूक करके, वरना सबको खुदा ने अच्छा ही पैदा किया है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।